नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बिल्डिंग मटेरियल्स में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों हमारे चैनल पर उत्तराखंड वन दरोगा एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही है, जिससे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो इससे पहले स्टोन्स की 2 वीडियो आई हैं उसे भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिक्स। दोस्तों आपने आसपास कोई बिल्डिंग्स बनते हुए देखी है तो जो वहाँ रेड कलर की जो होती है वो आपकी ब्रिक्स होती है। बात करते हैं वो किस प्रकार बनती है, उसका वर्क क्या होता है, ये सभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बात करते हैं पहले कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। दोस्तों ब्रिक में पढ़ते हैं दोस्तों सिलिका SiO2 इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यह ब्रिक्स में 50 to 60% होती है। ये तो रही बात परसेंटेज की। आगे 3/5 दोस्तों, ये 3/5 है, ये आपका 3/5 है दोस्तों, वो आपका पार्ट्स में है, मतलब 3/5 भाग इसमें आपकी सिलिका की होगी जो मैक्सिमम होती है आपकी इसमें। तो ये लगभग 60% के अकॉर्डिंग होती है। बात करें फिर दूसरे की एल्यूमिना Al2O3 इसका फॉर्मूला है। ये आप में ब्रिक्स में आपकी 20 to 30% होती है, या 1/5 पार्ट्स ऑफ ब्रिक्स। तो इसका 1/5 पार्ट्स रहता है ब्रिक्स में एल्यूमिना का, जो कि अब 20% अराउंड मानी जाती है। चूना कैल्शियम ऑक्साइड इसमें 5 to 6% रहती है दोस्तों। और फिर नेक्स्ट आपका लौह ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड आपका 2 से 3%, और मैग्नीशिया MgO 1 से 2%। तो बात करें दोस्तों, या तो आपके परसेंटेज हैं दोस्तों। पूछा जाता है ब्रिक्स में मैक्सिमम परसेंटेज किस चीज़ का होता है। सिलिका 50 to 60%, एल्यूमिना सेकंड पे होता है दोस्तों, फिर आपका चूना, लोहा ऑक्साइड और मैग्नीशिया। ये आपके परसेंटेज में दोस्तों। ये रही बात, क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि कितने पार्ट्स, तो 3/5 पार्ट्स आपका सिलिका का रहता है और 1/5 पार्ट्स आपका एल्यूमिना का है। बाकी जो अदर आपके तीनों हैं ये आपका 1/5 पार्ट्स। तो टोटल ये आपका 5/5 पार्ट्स, मतलब दोस्तों ये इतने पार्ट्स इसके इतने यूज होते हैं। मतलब मैक्सिमम आपका सिलिका यूज होती है, फिर आपके एल्यूमिना, फिर अदर कंपोनेंट आपके इसमें ईंट में यूज होते हैं। तो मेन कंपोनेंट आपका सिलिका एल्यूमिना ही है, बाकी अदर इसमें कम मात्रा में मिलाए जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, एक तो बन जाएगी हमारी ब्रिक्स। अब जो हमने कंपोनेंट्स या कंपोजिशन बना है जिससे इसका क्या क्या वर्क है ईंट में, तो देखते हैं दोस्तों। पहला सिलिका जो कि 50 to 60% होती है दोस्तों। इसका वर्क क्या है, यह उच्च तापक्रम पर पिघल कर सबको बांधती है दोस्तों। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लगभग आपका इसका दोस्तों लगभग आपका 730 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह मेल्ट होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और दोस्तों यहाँ ब्रिक्स में स्ट्रेंथ देता है। बात करें सिलिका तो ये हाई टेम्परेचर पे आपका मेल्ट होता है और ये सबको एक दूसरे के कनेक्ट करती है, जोड़ती है, बांधती है, और इसकी वजह से आपको ब्रिक्स में स्ट्रेंथ मिलती है दोस्तों। ये आपका मेन कंपोजिशन है जो आपकी हाई मात्रा में रहता है। इसकी बात करें दोस्तों, अगर इसकी अधिकता हो या कमी हो तो उससे क्या होगा दोस्तों ब्रिक्स में। बात करें तो अगर यदि सिलिका की मात्रा एक्सिस हो, अमाउंट अगर एक्सिस हो तो फिर क्या होगा दोस्तों। इसमें पहले ब्रिटलनेस से भंगुरता आ जाएगी, उसका संसंजकता में कमी, जो आपका कोहेसिव लेस हो जाएगा आपके दोस्तों। इसमें आपकी जो कोहेजन है वो आपके डिक्रीज हो जाएगा, वो मतलब आपका जो उसके कंपोनेंट है वो एक दूसरे से अच्छे से नहीं जुड़ पाएंगे। यदि इसकी कमी हो सिलिका की तो दोस्तों उसमें वाटर ऑब्जर्वेशन इसका ज़्यादा हो जाएगा और इसमें भी सिकुड़न भी शुरू हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आपके सिलिका के वर्क। यदि उसमें एक्सेस हो या उसके लेस हो तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों आपके ब्रिक्स में। तो ये आपकी इसकी मात्रा न ज़्यादा होनी चाहिए न कम, इसका एक रेशियो होता है दोस्तों। हर एक कंपोनेंट के अपने में एक रेशियो होता है जो उसकी जिस अनुपात में मिलाया जाए उसमें ही सुटेबल होता है। यदि उससे ज़्यादा या कम मिलाया जाए तो इसमें इसका इफेक्ट भी पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरों की बात करते हैं दोस्तों, एल्यूमिना जो कि 20 से 30% या 1/5 पार्ट्स में यूज होता है। इसका वर्क क्या दोस्तों, इसका वर्क क्या दोस्तों, प्रोवाइड प्लास्टिसिटी, मतलब यार दोस्तों एक दूसरे को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है ब्रिक्स में, मतलब यह सुगेटेबल बना देता है। इसको ईजिली आपको ऐसा समझ सकते हो, इसको ईजिली आपको ये वर्केबल बना देता है दोस्तों, ईजिली आपको वर्केबल बना देता है, जिससे आपकी ये आपके सांचे में या जो मोल्ड होता है उसमें ईजिली आपको डल सके दोस्तों।
नेक्स्ट आपका इसमें यदि अधिकता हो, इसकी एक्सेस अगर हो जाए एल्यूमिना, तो क्या होगा, सूखने व पकाने में दरारें। दोस्तों अगर इसे ड्राई करोगे, जब आप बर्न करोगे तो इसमें यहाँ पर क्रैक्स आएंगे। दोस्तों क्रैक इस प्रकार आते हैं, जब मान लो आपकी यदि अधिकता हो गई तो इसमें आपका वाटर ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि वो सूखेगा और या उसे जब हम बर्न करेंगे, पकाएंगे उस ब्रिक्स को, तो उसमें जो वाटर तो ऑब्जर्व हो जाएगा हीट से, वेपराइज हो जाएगा, फिर उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो इससे आपको क्रैक्स डेवलप हो जाता है, इसकी अधिकता हो एल्यूमिना की, तो इस वजह से क्रैक्स और श्रिंकेज और रैप ऐंठन इसमें हो जाती है। दोस्तों इसमें ये हो जाते हैं। तो यदि इसमें कमी हो, मान लो इसमें एल्यूमिना की कमी हो, तो क्या हो जाएगा, इसमें मोल्डिंग में हार्ड हो जाएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम्स करेगा, आपको मोल्डिंग में ईजिली आपको वर्क करना नहीं हो पाएगा, इसमें आपको कठिनाई आएगी ढलाई में, तो ये मोल्ड में आपकी प्रॉब्लम करेगी। तो दोस्तों इसकी अधिकता से भी हानि है और कमी से भी दिक्कत है, तो इसकी एक रेशियो है जो उसके अनुसार पढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं चूना या वर्क ऑफ लाइम। इसका मेन का वर्क ये होता है दोस्तों फ्लक्स का, और यह प्रिवेंट टू श्रिंकेज, यह आपको सिकुड़न से भी बचाती है। दोस्तों फ्लक्स वर्क क्या होता है कि खुद पिघल कर को उसे उस कंपोनेंट को या ब्रिक्स में जो भी अदर कंपोनेंट है उसको बर्न या मेल्ट करने में इजीली वर्क करें या हेल्प करें, वही हमारा फ्लक्स होता है। यदि इसकी अधिकता हो दोस्तों लाइम की, तो क्या हो जाएगा, ईंट आपकी जल्दी पिघल जाएगी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इसकी अधिकता भी आपकी हानिकारक। दोस्तों बात करें लॉ ऑक्साइड की, तो दोस्तों वर्क ऑफ आयरन ऑक्साइड, दोस्तों यहाँ आपका ये भी आपका फ्लक्स का वर्क करता है और प्रोवाइड टू कलर, जो आपकी रेड कलर आती है ब्रिक्स में, ये इसी की वजह से आती है दोस्तों, किसकी, फेरस ऑक्साइड या लॉ ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इसकी वजह से आपका ये आपका रेड कलर प्रोवाइड करता है और ये इसके साथ ही साथ आपके फ्लक्स का भी कार्य करते हैं। यदि दोस्तों इसकी अधिकता है, ये इसकी अमाउंट एक्सेस हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, डार्क ब्लू, इसका कलर हो जाएगा डार्क ब्लू या ब्लैकनेस, काला हो जाएगा या गाढ़ा नीलापन आ जाएगा इसमें। दोस्तों इसका कलर आपका ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ये आपका ब्लू भी हो सकता है या डार्क ब्लैक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मैग्नीशिया, वर्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका वर्क क्या हो दोस्तों, ये आपको हल्का येलो कलर प्रोवाइड कराता है। दोस्तों ईंट में आपका जो आपका हल्का येलोनेस आता है, ये आपका मैग्नीशिया की वजह से ही आते हैं। दोस्तों यदि इसकी अधिकता हो तो इससे क्या होता है, ईंट का डीके मतलब इसका क्षय हो जाता है, इसका टूट फूट होनी शुरू हो जाती है, और इसकी कमी की वजह से आपका अगर यह कम हो तो आपका सिकुड़न में मदद करती है, सिकुड़न से कम होगी। तो दोस्तों ये थे आपके सारे आपके जो भी कंपोनेंट या कंपोजिशन थे आपके ब्रिक्स के, ये दोस्तों एक अच्छी ईंट सही रेशियो में होनी चाहिए और ये आपका होमोजेनियस भी होनी चाहिए, और इसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए। यदि दोस्तों इसमें अगर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हो तो ये आपकी ईंट को हानि पहुंचाएंगे या ख़राब कर देंगे। तो बात करते हैं इन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की। तो ईंट जो हानिकारक होते हो तो ये क्या करते क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये आपके कंकड़ पत्थर, जरूरे पेबल्स और ग्रीट हो सकती है, चूना पत्थर वगैरह, लैम यदि ये ज़्यादा मात्रा में हो तो भी, क्षारीय पदार्थ एल्काइज जैसे रहे साल्फिटर, और वानस्पतिक पदार्थ आपके वेजिटेबल्स वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह जो भी हों, ये आपके सारे हार्मफुल होते हैं ब्रिक्स में। तो ये आपके कम से कम या ना के बराबर ही होनी चाहिए। दोस्तों मिट्टी की बात करिए तो मिट्टी में तो आपको थोड़ा बहुत कहीं किसी मात्रा में तो मिलेंगे, तो इनकी मात्रा मिनिमम ही होनी चाहिए, ये आपके इससे मुक्त होने चाहिए। तो फ्री फ्रॉम द हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हो तो ही आपकी ईंट अच्छी बनेगी। दोस्तों ईंट में हानिकारक तत्व ईंट के सामर्थ्य जो स्ट्रेंथ को कम कर देगी, तथा ईंट में उत्फुलन या फ्लोरेंस जिसे कहते हैं वो इससे जनरेट हो जाता है। तो इसलिए हमारे ईंट में हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्ट्रेंथ में इफेक्ट हो रहा है और इससे हमारे ईंट में इफ्लोरेंस आपका आ जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ईंट तो आपकी इनसे मुक्त होनी चाहिए। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बनता कैसे ईंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स बात करते हैं। तो आपकी ईंटें आपकी 4 स्टेप में बनती है दोस्तों। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले या ब्रिक अर्थ। आपको प्रिपरेशन, आपकी जो मिट्टी है ईंट की उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, पहला वो। दूसरा आपका मोल्डिंग ऑफ ब्रिक, या जो आपकी मोल्ड होता है उसकी ब्रिक मोल्डिंग होती है। दूसरी आपकी थर्ड ड्राइंग ऑफ ब्रिक, उसकी जो सुखाई होती है। फिर चौथा आपका बर्निंग। दोस्तों एक एक करके आपको
इन्हें पढ़ते हैं। पहला आपका प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक ले या ब्रिक अर्थ, ईंट की जो मिट्टी तैयार करना। दोस्तों आप सबसे पहले से कैसे मिट्टी तैयार करोगे, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम किसी जगह से ईंट बनाते हैं तो उसके सबसे पहले हमें एक कोई जगह ढूंढनी है। जैसे हमें कहीं भी ईंट बनानी हो तो हमने जगह सेलेक्ट कर ली, फिर वहाँ सबसे पहले हम अनसॉइलिंग करेंगे। दोस्तों अनसॉइलिंग क्या होती है, पहले ने इसका सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अनसॉइलिंग करेंगे, फिर डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग और टेम्परिंग। तो ये आपके प्रोसेस इस प्रकार रहेंगे। पहले होता है अनसॉइलिंग। दोस्तों अनसॉइलिंग कोई भी आपकी जगह है जहाँ से आपने ब्रिक बना रहे हो तो उसकी जो ऊपरी मिट्टी है उसको हटाना, और ये लगभग आपका 20 सेंटीमीटर 200 mm ऊपर की मिट्टी आप हटा दोगे। दोस्तों इससे क्या फ़ायदा, क्योंकि उसमें जो ऊपर की जो सरफेस होती है उसमें आपके वेस्ट मटेरियल्स बहुत सारे होंगे, जिसकी वजह से आपके जो ब्रिक्स में कंपोजिशन में आपके हार्मफुल होंगे। इस वजह से आपकी टॉप सरफेस में जो वेस्ट मटेरियल हट जाएंगे और आपकी अच्छी ब्रिक्स या अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिलेगी, जो आपकी ऊपरी सरफेस से काफ़ी नीचे होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर नीचे आपको अच्छी ब्रिक्स के जो क्ले होगी वो मिल जाएगी। बात करते हैं दूसरी की, डिंग एंड क्लीनिंग। दोस्तों इसके बाद आप जो अपनी ऊपरी सरफेस आपकी अनसोलिंग हो गई, उसके बाद आपके खुदना असली ईंट के लिए मिट्टी आप निकालोगे, वही इसके लिए आप खुदाई करना शुरू कर दोगे। उसके बाद उसमें जो अनावश्यक पदार्थ है उसकी सफाई करना शुरू कर दोगे। फिर आपको ब्रिक की जो मिट्टी चाहिए वो आपकी मिल जाएगी। फिर दोस्तों उसके बाद आपका वेदरिंग या ऋतुकरण जिसे कहते हैं, इसमें दोस्तों आपने पहले मिट्टी खोद दी है, इसे आप खुले वातावरण में छोड़ दोगे, इसको आपके सॉफ्टनिंग के लिए। दोस्तों इससे क्या हो जाएगा, आपके नेचुरल प्रोसेस में आपकी इसकी सॉफ्टनिंग हो जाएगी। थर्ड है आपके दोस्तों ब्लेंडिंग या समिशन। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो मान लो आपके किसी मिट्टी में आपकी कोई कंपोनेंट की मात्रा कम हो, ये रेशियो में सही नहीं होगा। दोस्तों इस मात्रा में क्या करते हैं हम इसे ऊपरी सरफेस में उस रेशियो में मिला देते हैं। मान लो किसी कंपोनेंट या कंपोजिशन की कमी हो तो उसमें मिला देते हैं और इसे छोड़ देते हैं, जिससे उसकी कंपोजिशन में जो भी कमी हो उसमें कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट आपका टेम्परिंग या मृदुकरण। इसमें दोस्तों आपका पानी में जो इसकी मिट्टी है उसमें पानी मिला देते हैं, इससे आपका सॉफ्टनिंग हो जाएगी। ये दोस्तों आपका होता है नीडिंग का गूंदना। मिट्टी में पानी मिलाकर गूंदने की प्रक्रिया को नीडिंग कहलाते हैं। यह श्रमिक या पशु या पग मिल द्वारा की जाती है। जो आपका मेन पावर या कैटल द्वारा की जाती है, या मशीनरी की बात की जाए तो इसे पग मिल द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो आप पानी मिलाओगे फिर गूंदोगे, इस प्रोसेस में आपको पग मिल, अगर मशीनरी की बात की तो पग मिल यूज होगा। श्रमिक या पशु के द्वारा आपके कम मात्रा में जब आपको गुदाई करनी हो तो ये यूज होगा, और यदि आपको अधिक मात्रा में गुदाई करनी हो दोस्तों तो आप पग मिल का यूज़ करोगे। तो दोस्तों जो थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ क्ले, आपकी मिट्टी प्रिपेयर हो गई है। अब आप इसको मोल्डिंग ऑफ ब्रिक की ढलाई या पथाई कैसे करोगे, तो इसके दोस्तों आपका मोल्ड में यूज़ करोगे। तो बात करते हैं कि कैसे होगा। ये आपके दो टाइप से होते हैं दोस्तों, पहला बाय हैंड, दूसरा आपका बाय मशीन। बाय हैंड में दोस्तों पहले आपका आता ग्राउंड, ऑन ग्राउंड, दूसरा आता आपका ऑन टेबल। पहले आप ज़मीन पे, दूसरा आपका टेबल पर। मशीन की बात की जाए तो आपका ये ड्राई मेथड से और वेट मेथड से आता है। दोस्तों इसमें क्या क्या यूज होता है, जब प्लेट बोल्ड जिसका साइज होगा 30, 12, 1 से 2 सेंटीमीटर, और स्टॉक बोल्ड 20 मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर आपका यूज़ होगा। दूसरा आपका मोल्डिंग में ही यूज़ होगा, जिसे हम आगे देखेंगे। ईंट पथाई में या मोल्डिंग में सांचे में पानी लगाया जाता है, तो इसे गीली पथाई या स्लोप मोल्डिंग कहते हैं। दोस्तों जो मोल्ड होता है यदि इसमें किनारे से सरफेस में अगर गीले किया तो इसे स्लोप मोल्डिंग कहते हैं, और यदि इसमें मोल्ड में रेत छिड़क जाता है या आपको जो सैंड डाली जाती है तो उसे कहते हैं सैंड मोल्डिंग। ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इससे कि स्लोप मोल्डिंग किसे कहते हैं और सैंड मोल्डिंग किसे कहते हैं। बात करते हैं फ्रॉग। ईंट में टॉप में यह दिया जाता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम होता है। यह ईंट में बॉन्ड या की का कार्य करते हैं, जिसे स्टॉक बोर्ड द्वारा दिया जाता है। बात करें दोस्तों अगर फ्रॉग की, तो ये फ्रॉग इसका साइज होता है 100 मल्टीप्लाई 40 इंटू 10 से 20 mm, ये 10, 4, 102 सेंटीमीटर में इसका यूज़। तो आपको वही है बॉन्डिंग और की जॉइंट बनाने में आपका इसका यूज होता है। मोल्ड का साइज दोस्तों बात की जाए तो ये 21
10x10 सेंटीमीटर, जो आपकी 10% एक्स्ट्रा ऑफ ब्रिक, जो ब्रिक का साइज होता है दोस्तों 19 नैनो होता है, इसका 10% एक्स्ट्रा, जो कि आपका 21x10x10 होगा। इस साइज़ का मोल्ड आप एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, लगभग 8 से 12% आपका एक्स्ट्रा खा जाता है, लगभग आपका एवरेज में आपका 10% आता है। तो आपका 10% एक्स्ट्रा जो मोल्ड का साइज होता है वो थोड़ा ब्रिक साइज से अधिक रखा जाता है। दोस्तों मोल्ड साइज अप्रोक्स 10% रखा जाता है ब्रिक साइज से। मशीन मोल्डिंग आर 10% स्ट्रेंथ मोर देन हैंड मोल्डिंग। दोस्तों यहाँ हम जो पढ़ रहे थे हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग, तो जो मशीन मोल्डिंग है ये आपके 10% एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देगी अकॉर्डिंग टू बाय हैंड मेथड से। तो क्योंकि मशीन होती तो उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसलिए आपकी ये स्ट्रेंथ इसमें बाय मशीन में ज़्यादा होगी। बात करें दोस्तों, थोड़ा इसको समझ लेते हैं मोल्डिंग कैसे होगी। ये कोई सांचा है आपका दोस्तों, ये कोई आपका मोल्ड है जिसमें आपने ये कोई सांचा देख रहे हैं दोस्तों आप। ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है ये आपका एक टेबल मेथड है, हमने जो पढ़ा था बाय हैंड से, आपकी जो आपका लैंड पर और दूसरा टेबल पर था। तो ये आप टेबल है कोई टेबल मेथड में, ये आपको ये आपका कोई मोल्ड है। इसमें आप ब्रिक्स का जो ब्रिक्स की आपकी जो क्ले होगी उसमें भरोगे, इसमें आप फिल करोगे। ये आपका मोल्ड सैंड है, वाटर बॉल है, आपका पगड क्ले है जिसे आप अपने लिया। फिर दोस्तों आपका प्रोजेक्शन ऑफ फ्रॉग, ये आपका जो स्टॉक बोर्ड आपने अभी पढ़ा है, ये आप इसके थ्रू आप इस ब्रिक्स में ऊपर से इसमें फ्रॉग डालोगे। ये आपका एक इसके द्वारा ही आपका जो की जॉइंट बॉन्ड बनता है ये ऊपर से रखा जाता है दोस्तों इसमें। और इसमें आपका स्टैक जिसका साइज़ 36 और 1 सेंटीमीटर है दोस्तों। प्लेट बोर्ड जिसके ऊपर आपके ब्रिक्स रखा है, तो ये आपका प्लेट बोर्ड। तो ये दोस्तों आपके इस प्रकार आपके ब्रिक्स बनती है। कोई मिट्टी है फिर उसमें बॉल करके इसमें आपने सांचे में भरा दोस्तों, इसमें सांचे में भरा, फिर आपका सांचे में ईंट बनने के बाद आपने स्टोव बोर्ड से इसका आपका ऊपर टॉप से उसके फ्रॉग दे दिया, फिर आप इसमें प्लेट बोर्ड में रख के से आगे बढ़ाते हो। तो ऐसा दोस्तों आपकी मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। तो आप दोस्तों इस डायग्राम में देख सकते हैं फ्रॉग दोस्तों, ये आपका जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला दोस्तों, ये वाला डिप्रेस्ड वाला, ये आपका फ्रॉग है जो आपकी टॉप सरफेस में दिया जाता है। हमेशा ब्रिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉग कहाँ जाता है, ये टॉप सरफेस में दिया जाता है, हल्का डिप्रेस्ड होता है। इसका साइज आपका दिया है ऊपर, ये आपका दोस्तों ये आपका फ्रॉग साइज है। 10 से 20 mm इसकी डेप्थ होती है, चौड़ाई इसकी 40 mm होती है, और 10 सेंटी या 100 mm इसकी लेंथ होती है। तो ये आपका जो हल्का सा डिप्रेस्ड है यही आपका फ्रॉग है जो कि टॉप सरफेस में दिया जाता है। ऑलवेज टॉप सरफेस में, ये आपका टॉप सरफेस में दिया जाता है। तो दोस्तों टॉप सरफेस में क्यों दिया जाता है, की जॉइंट या बॉन्डिंग में इसका यूज है, बॉन्ड की है। और साथ ही साथ इसमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम आ जाता है। दोस्तों थर्ड है हमारा ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, इनको सुखाना है। उसको ड्राई कैसे करो दोस्तों, पहले आपका नेचुरल ड्राइंग, दूसरा आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल में दोस्तों आपके इससे पहले आप इसमें वे नेचुरल प्रोसेस में रखोगे जिसे आप अलग अलग सुखाएंगे। आपने पहले मोल्डिंग की तो उससे जो ब्रिक मिली उसे आप किसी फील्ड या खुले स्थानों में आप उसे अलग अलग सुखाओगे, फिर चट्टों में या स्टक में से सुखा दोगे। फिर जैसे चट्टा लगाकर इसमें 8 से 10 लेयर बना दोगे चट्टों की, फिर इसे खुले में सुखा दोगे, जिसमें आपका 7 से 14 दिन लग जाते हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल की बात की जाए तो इसमें आपका एक टनल या चैम्बर रूम ड्रायर होता है जिसमें आपको हवा प्रोवाइड की जाती है, और इसमें आप 3 से 5 दिन लगते हैं। तो ये तो आपका आपको कोई रूम बना होगा, इसमें आप ईंट रखोगे, ईंट मोल्डिंग ईंट, इसमें आप ब्लोअर द्वारा आपके गर्म हवा प्रोवाइड करोगे, इससे आपके 3 से 5 दिन लगते हैं। और इसे आपकी नेचुरल प्रोसेस में आपका पहले आपसे अलग अलग सुखाओगे, फिर आप इसे एक साथ चट्टे में लगा के लेयर वाइज, फिर इसमें आप 7 से 14 दिन लग जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे प्रकार हो जाता है कि कितने दिन किस प्रोसेस में लग जाता है दोस्तों। तो नेचुरल प्रोसेस में 7 से 14 दिन और आर्टिफिशियल में 3 से
5 दिन। चौथा दोस्तों बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ईंट की पकाई। दोस्तों ईंट पकाई आपकी बात करें तो पहला टेम्पररी किल्न होता है, दूसरा का परमानेंट। टेम्पररी बात कीजिए तो उसमें आपका 60% आपकी अच्छी ब्रिक मिलती है, और परमानेंट या जो किल्न होती है तो आपके 80 से 90% आपकी अच्छी मिलती है। तो टेम्पररी की बात कीजिए, जो अस्थायी भट्टे होते हैं दोस्तों, ये टेम्पररी आपके कुछ समय के लिए ही यूज होते हैं जो। उसके बाद ये टेम्पररी पहले दोस्तों पढ़ते हैं टेम्पररी, जिसमें आपका पहला आता है दोस्तों क्लैंप और पजावा। दोस्तों क्लैंप और पजावा बात करें तो क्लैंप और पजावा दोस्तों, इसका शेप आपका ट्रेपेजोइडल होता है, समलंबाकार होता है। इसका साइज 15, 10 और 5 मीटर्स होता है। इसमें आपको ब्रिक्स 25,000 से आपको 1,00,000 तक आपको इन 4 मंथ्स या 100 to 120 डेज़ में आपके 25,000 से 1,00,000 तक आपको 25,000 से आपको 1,00,000 तक आपको ईंट मिल जाती है दोस्तों। 3 से 4 महीने लगभग। तो इसमें लगभग आपको 2 मंथ में आपका बर्न होता है, फिर 2 मंथ में आपको कूल, फिर ये टाइम में आपको ईंट मिल जाती है दोस्तों। वंस इसमें वन साइड बिलो ग्राउंड लेवल अप्रोक्सीमेट 3 से 30 सेंटीमीटर होता है, जो कि आपको डायग्राम से दिखाएंगे दोस्तों। वन साइड आपका वाइडर एंड होता है, इसे एक साइड आपका काफ़ी ट्रेपेजोइडल, तो वन साइड आपका नैरो हो जाएगा, वन साइड आपका थोड़ा आपका वाइडर हो जाएगा। दूसरा ग्राउंड से आपका 15 डिग्री आपका थोड़ा एंगल में मुड़ा हुआ रहता है, स्लोप में होता है दोस्तों। इसमें इसका बेनिफिट्स क्या है, इसमें आपकी इनिशियल कॉस्ट लो आती है, या इसमें लो कॉस्ट होता है। इसमें इसका आपका बेनिफिट्स तो यह है लो कॉस्ट। इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, इसमें नो कंट्रोल ओवरबर्न, ब्रिक में आप कंट्रोल नहीं कर सकते आप, जो ओवरबर्न हो जाती है इसमें आप कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है। तो आप दोस्तों क्लैंप और पजाव का डायग्राम देख सकते हैं। तो जो ये आपका स्लोप होता है ग्राउंड से आपका लगभग 15 डिग्री होता है, और आपका यहाँ से ग्राउंड से आपका 30 सेंटीमीटर लगभग नीचे होता है। आपको ये थोड़ा आपका ट्रेपेजोइडल, आप इससे इस प्रकार देख सकते हो दोस्तों। ये आपका ट्रेपेजोइडल सेक्शन टाइप का है, वन साइड से आपका सबका वन साइड आपका वाइड होता है ज़्यादा। ये आपका प्लान है दोस्तों, ये आपका ऊपर सेक्शन है, तो आप ये सेक्शन में देख सकते हैं, वह आपका प्लान है। तो वह आपका अर्थ है, तो आपका इस टाइम में आपका जो क्लैंप और पजाव में दोस्तों आपकी ईंट का बर्न होती है। इसमें दोस्तों आपका पहले आपके इसमें फ्यूल रखा जाता है, फिर आपकी ब्रिक फ्यूल, फिर इसमें आपकी एक लेयर वाइज लेयर होती है। इसमें आपके पहले फ्यूल रखा जाएगा, फिर आपका ब्रिक रखा जाएगा, फिर ब्रिक, फिर फ्यूल, इस तरह के आपके कई 7-8 लेयर होगी दोस्तों, जिसमें आपकी ब्रिक्स बनेगी। अब बात करें दूसरे दोस्तों आपके स्थायी भट्टे, जो परमानेंट आपके किल्न होते हैं, इसमें आपको 80 से 90% आपके अच्छे ईंटें मिलती हैं। इससे पहले बात की जाए तो पहला आपका कॉन्टिन्यूस में आता है आपका हॉपमैन किल्न। दोस्तों हॉपमैन आपका कैसा होता है, आपका इसका शेप होगा सर्कुलर, ये आपका सर्कुलर शेप होता है, जिसका साइज आपका 10-15 2.5 मीटर का होता है, जिसमें आपका 12 चैम्बर होते हैं रूम। इसमें आपको ब्रिक्स 20,000 से 25,000 आपके पर डे दोस्तों, आपका पर डे, जबकि इससे पहले हम जो क्लैंप पजाव में थे 25 to 1 लाख मिली थी, वो 4 मंथ्स में, या 100 to 120 डेज में मिली थी। उसमें पर डे आपको 20 से 25,000 ब्रिक्स मिल रही है। यह निरंतर वर्ष भर ईंट प्राप्त होता है दोस्तों। इसे आपका निरंतर इसलिए आपका परमानेंट कंटिन्यूस है, तो आपका ईयरली आपको इसमें ईंट मिलती रहेगी। इसका बेनिफिट इनिशियल कॉस्ट इसके वेरी हाई है, ये इसका लॉसेस समझ सकते हैं, या फिर इनिशियल कॉस्ट की हाई है। इसमें इसका बेनिफिशियल क्या है, लो फ्यूल कंजप्शन। इसमें आपका फ्यूल कंजप्शन आपका लो हो जाता है, इसमें आपकी स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, और इसकी एफिशिएंसी आपकी काफ़ी हाई होती है दोस्तों। आप इस डायग्राम से देख सकते हो जी दोस्तों, आपके इसमें 12 चैम्बर होते हैं, जैसे आपकी एक प्रोसेस चलती है। इसमें आपको पहले अंदर रखते हैं, फिर ड्राइंग होती है, फिर आप निकलती जाती है, और बर्निंग भी होती है एक साथ। इसमें पूरी प्रोसेस एक साथ चलती रहती है। यह आपका इसका सेक्शन है दोस्तों। दोस्तों दूसरा आपका बुल ट्रेन, इसका डायग्राम आप ये देख सकते हो। दूसरा आपका सेमी कंटिन्यूस, पहला था आपका कंटिन्यूस था दोस्तों, इसमें आपका हॉप में आएगा। दूसरा आपका सेमी कंटिन्यूस अर्ध निरंतर भट्टा, इसमें आपका बुल ट्रेंच आता है दोस्तों। इसका शेप आपका सर्कुलर, इलिप्टिकल या एक साइड में होता है।
जिसका साइज़ आपका 76 और 1.5 से 2.5 मीटर होता है। इसमें 4 से 8 दरवाजे डोर होते हैं। आपकी आवश्यकता अनुसार जैसे ब्रिक्स आपको 10,000 पर डे मिलती है दोस्तों। इसमें अधिनिरंतर मतलब सेमी कंटिन्यूअस मतलब दोस्तों वैसे तो ये पूरे साल भर काम करता है, सिर्फ मानसून ऋतु में या मानसून वेदर में आपका ये बंद हो जाते हैं बरसात के कारण। ये दोस्तों आपका पार्शियली डाउन और ग्राउंड से नीचे और ऊपर रहता है। इसमें इनिशियल कॉस्ट आपकी हाई आती है। नेक्स्ट के बाद क्या है दोस्तों का इंटरमीडिएट या अनिरंतर भट्टा, जिसमें आपका इलाहाबादी आपको कहलाते हैं। इसका शेप आपका रेक्टेंगुलर होता है, साइज़ आपका 25-10-3। इसमें दोस्तों आपको अप्रोक्सीमेट एक बैच आपका 12 डेज में मिलता है। इसमें आपका बर्निंग से लगभग 7-8 दिन और कूलिंग में आपका 4 से 5 दिन लग जाते हैं। इसमें फ्यूल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसमें आपका फ्यूल दोस्तों ज़्यादा लगता है। इसमें बात करिए फ्यूल तो इसमें फ्यूल आपका ज़्यादा लगता है। और इसमें 1 लाख ईंट बनाने में 8 से 12 टन कोयले की आवश्यकता होती है। तो 8 से 12 टन आपको कोयले की आवश्यकता होगी दोस्तों से 1 लाख ईंट बनाने के लिए। किसमें? इलाहाबादी इंटरमीडिएट किल में। तो दोस्तों बर्निंग टेम्परेचर ब्रिक्स आपका लगभग 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी बर्न होती है। पहली बात की है तो साइज़ ऑफ ब्रिक ये आपका 9 और 9 सेंटीमीटर्स, या अगर ये स्टैंडर्ड हो दोस्तों इसका इंच में देख सकते हैं 7.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 आपका इंचेज में अगर पूछा जाए तो ये हो सकता है। और 20, 10 और 10 सेंटीमीटर आपका नॉमिनल साइज हो। ट्रेडिशनल की बात की जाए तो 23, 10 और 11.5 इंटू 7.5 आपका ट्रेडिशनल होता है। दोस्तों स्टैंडर्ड साइज आपका 1999 20, 10, 10 आपका नॉमिनल साइज होता है दोस्तों आपका विद मोटर। तो 23, 11.5 इंटू 7.5 आपका ट्रेडिशनल। ज़्यादातर ये आपका कमर्शियल भी आपकी यही ईंटें मिलती है। दोस्तों हमने से ये अब तक ये पढ़ा कि हमने ईंट में कौन कौन से कम्पोजिशन थे और आपकी ईंट कैसे बनती है। तो दोस्तों इसमें पहले हमने अनसॉइलिंग पढ़ी, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग, मोल्डिंग और ड्राइंग ऑफ बर्निंग पढ़ी। दोस्तों ये सब हमने आज की वीडियो में था। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।